हमारे YouTube चैनल टारगेट सक्सेस 7.0 के इस विशेष डीप डाइव में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूं और आज का ये सत्र कोई आम चर्चा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। इतिहास को अक्सर लोग थोड़ा उबाऊ मान लेते हैं। सही कहा। लेकिन आज हमारा प्रयास होगा कि अतीत की ये पन्ने हमारे दिमाग में एकदम अल्ट्रा HD क्वालिटी और सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग के साथ स्पष्ट हो जाएं। मतलब शार्प फोकस ऐसा हो कि लगे हम खुद हजारों साल पीछे जाकर उन घटनाओं को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हाँ, एक पेशेवर शैक्षिक माहौल के साथ साथ एक बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है। एकदम। और इस ज्ञानवर्धक सफर का पूरा आनंद लेने के लिए आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हम आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक की आदि मानव की उस अविश्वसनीय यात्रा को गहराई से समझने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसने इंसान को जंगलों में भटकने वाले शिकारी से एक किसान बना दिया। और मैं यहाँ हूँ यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस स्रोत का एक भी बिंदु, क्रम या उदाहरण हमसे छूटने ना पाए। बेहतरीन। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। हम जानते हैं कि आरंभिक मानव हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। हाँ, अगर हम इसके तीसरे और चौथे सबसे बड़े कारण की बात करें तो वो सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़े थे। हाँ, तीसरा कारण मौसम था, क्योंकि पेड़ों और पौधों में फल फूल एक ही समय पर नहीं आते। बिल्कुल, अलग अलग मौसम में अलग अलग वनस्पतियां पनपती हैं, है ना? सही कहा। इसलिए भोजन की तलाश में इंसान को भी मौसम के चक्र के साथ उपयुक्त इलाकों में अपना डेरा बदलना ही पड़ता था। और जो चौथा कारण है वो शायद अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी शर्त है, पानी की तलाश। पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है। एकदम। पानी आमतौर पर झीलों, झरनों और नदियों में मिलता है। अब कुछ नदियों का पानी तो साल भर बहता है, लेकिन बहुत सी नदियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ बारिश के मौसम में ही पानी से भरी रहती हैं। तो मतलब जब बारिश का मौसम खत्म होता होगा तो उन झीलों और नदियों के सूखने पर वहां रहने वालों को पानी की तलाश में मीलों दूर जाना पड़ता होगा। बिल्कुल। सूखे मौसम में उनके पास पलायन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन एक बात सोचिए, हजारों लाखों साल पहले की ये बातें आज हमें कैसे पता चल रही हैं? यही पुरातत्वविदों का काम आता है। उन्होंने खुदाई करके ऐसी वस्तुएं खोजी हैं जिनका उपयोग ये शिकारी और खाद्य संग्राहक करते थे। उन्होंने पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। और लकड़ियां तो शायद समय के साथ नष्ट हो गई। हाँ, लेकिन पत्थरों से बने वो औजार आज भी सुरक्षित बचे हुए हैं। और उन औजारों का उपयोग सिर्फ शिकार के लिए नहीं था। साक्ष्यों में लिखा है कि पत्थर के इन टुकड़ों का इस्तेमाल फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल छीलने और मरे हुए जानवरों की खाल उतारने के लिए होता था। बिल्कुल। और हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण भी बनाए जाते थे। मुठ्ठीवत स्रोत में एक चित्र है ना, जहां बाईं ओर एक इंसान पत्थर के औजार से खाने योग्य जड़ें खोद रहा है और दाईं ओर जानवरों की खाल से वस्त्र सिल रहा है। वो चित्र बहुत कुछ बयां करता है। इसके अलावा लकड़ियों का उपयोग ईंधन, झोपड़ियां और औजार बनाने में भी होता था। यहाँ एक बात जो बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। जैसे मानचित्र 2 में वो लाल त्रिकोण वाले पुरस्थल हैं। सही कहा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भीमबेटका है, जो आज के मध्य प्रदेश में है। लोग यहाँ की गुफाओं और कंदराओं में क्यों रहते थे? क्योंकि ये गुफाएं उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत देती थी, और ये नर्मदा घाटी के पास है तो पानी भी था। और इन गुफाओं की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की शैल चित्रकला। जंगली जानवरों का इतनी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है कि देखकर हैरानी होती है। और ये सब अवशेष पुरास्थलों पर मिलते हैं। शौकाओं के लिए स्पष्ट कर दूं, पुरास्थल वो जगह है जहां औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। ये जमीन के ऊपर, अंदर या समुद्र और नदी के तल में भी मिल सकते हैं। बिल्कुल। इसी कड़ी में कुरनूल गुफाएं बहुत खास हैं। अच्छा, कुरनूल गुफाएं क्यों? क्योंकि वहां राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग मतलब प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए? हाँ, और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी। ये तो बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, ये सब इतना विस्तृत है कि मैं चाहूंगा हम इस कालखंड के विज्ञान को थोड़ा डिकोड करें। इन अलग अलग समयों को नाम और तिथियां कैसे दी गई हैं? तो पुरातत्वविदों ने सबसे लंबे काल को पुरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक नाम दिया है। पुरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर। इसका समय क्या था? 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक। इसे भी आरंभिक, मध्य और उत्तर में बांटा गया है।
सबसे हैरानी की बात यह है कि मानव इतिहास की 99% कहानी इसी समय की है। 99%? बाप रे। और इसके बाद? फिर आता है मध्य पाषाण युग, यानी मीज़ोलिथ, 12,000 से 10,000 साल पहले तक। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव हुए, औजार बहुत छोटे होने लगे, जिन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा गया। क्या इन्हीं छोटे पत्थरों को हड्डी या लकड़ी के मुट्ठे में लगाकर हंसिया और आरी बनाई जाती थी? बिल्कुल, पुराने औजार भी बनते रहे, लेकिन ये नए औजार खास थे। और फिर 10,000 साल पहले से नवपाषाण युग यानी नियोलिथिक की शुरुआत होती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? 12,000 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया बदल दी? जलवायु परिवर्तन। 12,000 साल पहले दुनिया भर में गर्मी बढ़ने लगी, घास वाले मैदान बने और घास खाने वाले जानवर जैसे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गायों की संख्या बढ़ गई। और मछलियां भी भोजन का अहम स्रोत बन गई, है ना? एकदम सही। और यहीं से खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। उपमहाद्वीप में गेहूं, जौ और धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे। तो लोगों ने, खासकर महिलाओं और बच्चों ने, इन्हें बटोरा होगा। हाँ, और उनके पकने का समय सीखा, धीरे धीरे वे खुद कृषक बन गए। यहाँ स्रोत से मैंने एक बहुत ही रोचक तथ्य निकाला है। क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? मैं जानती हूँ, वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। बिल्कुल, कुत्ते के जंगली पूर्वज को सबसे पहले पालतू बनाया गया। फिर धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय और सुअर पाले गए, जो झुंड में रहते थे और घास खाते थे। और इसी को हम घरेलूकरण की प्रक्रिया या डोमेस्टिकेशन कहते हैं, जब लोग पौधे उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। ये चयन कैसे होता था? मतलब हर जानवर या पौधे को तो नहीं पालते होंगे। लोग उन्हीं पौधों और जानवरों को चुनते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। पौधों में बड़े दाने और मजबूत डंठल वाले बीज चुने जाते थे। और जानवरों में? अहिंसक प्रवृत्ति वाले जानवर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जंगली सुअर और पालतू सुअर के दांतों और सींगों के आकार में अंतर है। जंगली सुअर के दांत बहुत बड़े होते हैं, जबकि पालतू के छोटे। ये बहुत ही कमाल का सूक्ष्म निरीक्षण है। अच्छा, बीज बोने से लेकर फसल पकने तक आखिर क्या होता है? इसमें समय लगता है, दिन, महीने या साल भी। यह एक नवीन जीवन शैली थी। सिंचाई करने, खरपतवार हटाने और जानवरों, चिड़ियों से सुरक्षा के लिए लोगों को एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। और जब फसल पक गई तो अनाज का भंडारण करना भी तो जरूरी था, भोजन के लिए भी और अगले मौसम के बीज के लिए भी। बिल्कुल। इसलिए मिट्टी के बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियां बुनी गईं या जमीन में गड्ढा खोदा गया। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही शानदार विचार या नगेट सामने आता है। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। हाँ, क्योंकि जानवर प्राकृतिक रूप से अपनी संख्या बढ़ाते हैं, दूध और मांस देते हैं, इसलिए पशुपालन असल में भोजन के भंडारण का ही एक जीवित तरीका था। अगर हम मानचित्र 2 देखें तो नीले वर्गों से किसानों और पशुपालकों की बस्तियां दिखाई गई हैं, जैसे पश्चिमोत्तर क्षेत्र यानी आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत। और वैज्ञानिक इनकी पहचान कैसे करते हैं? जले हुए अनाज के दानों और हड्डियों से। अब जब ये स्थायी जीवन की ओर बढ़ रहे थे तो कश्मीर के बुर्ज होम पुरास्थल का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। वहां गर्तवास मिले हैं। गर्तवास मतलब जमीन के नीचे गड्ढे वाले घर है ना? बिल्कुल, जिनमें उतरने के लिए सीढ़ियां थीं। ये उन्हें ठंड से सुरक्षा देते थे। और दिलचस्प बात यह है कि पुरातत्वविदों को घर के अंदर और बाहर दोनों जगह चूल्हे मिले हैं। मतलब लोग मौसम के अनुसार खाना पकाते थे। और इसी नवपाषाण युग में पॉलिश वाले औजारों का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसका सबसे प्रासंगिक उदाहरण ओखली और मूसल है। हजारों साल पहले इसका आविष्कार हुआ और आज भी हमारे घरों में अनाज या मसाले पीसने के लिए इनका उपयोग होता है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। और कपड़े बुनने की शुरुआत भी तो हुई थी ना, कपास उगाना। हाँ, और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग भी। उन पर अलंकरण होता था और वे चावल, गेहूं, दलहन पकाने के काम आते थे। लेकिन एक संतुलित दृष्टिकोण रखना जरूरी है। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ हुए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और खाद्य संग्रह ही करते रहे, या फिर लोगों ने मौसम के अनुसार मिलीजुली जीविका अपनाई। चलिए अब थोड़ा सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास स्थित मेहरगढ़ की ओर चलते हैं। मेहरगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है।
ये वो स्थान है जहां स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ घर कैसे होते थे? चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। हर घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे। कुछ शायद भंडारण के काम आते होंगे। और यहाँ हिरण, सुअर, भेड़, बकरियों की हड्डियां भी मिली हैं। लेकिन मेहरगढ़ की सबसे रोचक बात वहाँ की कब्रें हैं। हाँ, मृत्यु के बाद जीवन में उनकी आस्था थी। वे मृतकों के प्रति सम्मान जताते थे। स्रोत में एक विशिष्ट चित्र का वर्णन है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। बिल्कुल, ताकि परलोक में उस इंसान को खाने को मिल सके। ये उनकी सोच की गहराई को दर्शाता है। क्या बात है। चलिए स्रोत का कोई भी हिस्सा न छूटे, इसलिए तेजी से तिथियों का एक सारांश कर लेते हैं। मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया और घरेलूकरण की शुरुआत लगभग 12,000 साल पहले। नव पाषाण युग की शुरुआत 10,000 साल पहले। और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। बिल्कुल सही। ये सब सुनकर दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है। आज हम जो रोटी खाते हैं या जिस पालतू कुत्ते को देखते हैं, उसका इतिहास 12,000 साल पुरानी उस घरेलूकरण की प्रक्रिया से जुड़ा है। और अंत में मैं एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। अगर हजारों साल पहले एक जलवायु परिवर्तन ने, यानी गर्मी बढ़ने ने, इंसानों को शिकारी से किसान बना दिया और प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता बदल दिया, तो आज के दौर में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो भविष्य में हमारे जीवन और भोजन के तरीकों को किस दिशा में मोड़ेगा? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला और सोचने लायक